नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात तालिबानी राज की 50 कहानियों की। आज पूरी दुनिया में तालिबान की चर्चा हो रही है। तालिबान को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। दुनिया भर में मीडिया में टॉप हेडलाइंस तालिबान की ही हैं। आखिर तालिबान अचानक अफगानिस्तान का शासक कैसे बन गया? क्या है तालिबान के जुल्म और तालिबान के जोर की पूरी कहानी? सबसे पहले बर्बरता की वो कहानियां जिनके कारण तालिबान पूरी दुनिया में आज बुरी तरह से बदनाम है। तस्वीरें युद्ध भूमि की नहीं बल्कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर की। तालिबान के हथियारबंद लड़ाकों ने एयरपोर्ट के बाहर ओपन फायरिंग की। गोलियों से बचने के लिए बेबस लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। खौफ का ऐसा मंजर कि रूह कांप उठी। अठारह अगस्त की रात जब तालिबान के लड़ाकों के सिर पर खूनी सनक सवार हुई तो क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग बंदूकों से निकली गोलियों के सब शिकार बने। कई बेगुनाहों की जान गई और कई जख्मी हो गए। तालिबानी सजा की पुरानी यादें एक बार फिर ताजा हो गई। ये तस्वीरें उस दौर की हैं जब तालिबान अपने राज में महिलाओं पर सरेआम कोड़े बरसाता था। एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान का राज लौटा तो कोड़े बरसने लगे। यानी कोड़े का खौफ लौट आया। आप देख सकते हैं कि तालिबानी लड़ाकों के हाथों में कोड़ा है और वही कोड़ा बेबस लोगों की खाल उधेड़ रहा है। यही है तालिबानी राज का मतलब। सिर पर खूनी सनक सवार हो तो जिंदगी और मौत के बीच का फासला मिट जाता है। खौफ की ये तमाम तस्वीरें विरोध की आवाज को बंदूक के दम पर कुचलने की है। ये तालिबान की बर्बरता है, तालिबान की क्रूरता है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में स्थानीय लोगों ने मुल्क का झंडा फहराने की हिम्मत दिखाई। फिर क्या था, न दलील, न कोई अपील, न कोर्ट। तालिबानी लड़ाकों ने फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया। अफगानिस्तान का झंडा फहराने वालों को डायरेक्ट गोलियां बरसा दी। यानी तालिबान की नाफरमानी की सजा मौत है। कत्लेआम की एक और खौफनाक कहानी तालिबान ने लिख डाली। तालिबान की तरफ से बदला लेने से इनकार किया गया था। दावा यह था कि तालिबान बदल गया है, जबकि तालिबान की कथनी और करनी का अंतर तस्वीरों में कैद है। अफगानिस्तान में तालिबानियों ने अपनी अदालत लगानी शुरू कर दी है। मुखबिरी के शक में लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंधार में अफगानी सेना के 4 कमांडर्स को भीड़ के सामने बेमौत मार दिया गया। मकसद है खौफ के दम पर अपनी हुकूमत को स्थापित करना, जहां विरोध में बोलने की कोई इजाजत नहीं होगी। खौफ में लिपटी ये तस्वीरें काबुल की हैं, जहां घुटने के बल लोगों को बिठा दिया गया है। इनका गुनाह सिर्फ ये है कि तालिबान का ऑर्डर नहीं माना। तालिबान ने पहले इन्हें दीवार की तरफ मुंह कर घुटनों के बल जबरन बिठाया। अब पीछे की तरफ देखिए, AK-47 लेकर तालिबान का लड़ाका खड़ा है। तस्वीरों में नजर आ रहा शख्स चिल्लाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन तालिबान का कलेजा न पसीजना था न पसीजा, सीधे गोली मार दी। ठीक वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले काबुल एयरपोर्ट की दीवार पर चढ़े शख्स को तालिबानी लड़ाके ने गोली मार दी थी। मेरा कातिल है, मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? एक शायर के ये शब्द आज के अफगानिस्तान पर एकदम फिट बैठते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है, वही तालिबान जिसने अफगान नागरिकों के मुस्कुराते हुए चेहरों को मातम और दर्द में बदल दिया। अब अफगानिस्तान के दर्द की ये दास्तान।
मौत की इन्हीं तस्वीरों ने पूरी दुनिया को रुला दिया, संवेदनाओं को झकझोर दिया। सोचिए, खौफ से बचने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया, वही जिंदगी की आखिरी उड़ान साबित हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान में तालिबान के लौटने के बाद दर्द में लिपटी ऐसी तस्वीरें दुनिया के सामने आएंगी। आखिर कौन थे वो बदनसीब? इसकी कहानी आपको चौंका देगी। आज तक की तहकीकात में पता चला कि प्लेन से गिरने वाले इन लोगों में से एक शख्स का नाम है जकी अनबारी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जकी अनबारी अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सॉकर टीम का खिलाड़ी था। तालिबान के खौफ से उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके मुकद्दर ने दगाबाजी कर दी। ठीक इसी तरह प्लेन से गिरे दूसरे आदमी का नाम मतीन बताया जा रहा है। दोनों लोग प्लेन से एक छत पर गिरे थे। मृत्यु का मंजर कितना खतरनाक रहा होगा। जकी अनवारी और मतीन के आखिरी पल बहुत दर्दनाक रहे होंगे। सैकड़ों फुट की ऊंचाई से दोनों जमीन पर गिरे थे। ये दास्तां इतनी दर्दनाक है कि कलेजा कांप उठता है। आसमान से अनवारी और मतीन दोनों वली सलेक नाम के एक शख्स की घर की छत पर गिरे थे। वली ने जब कहानी सुनाई तो एक एक शब्द सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे थे। बहुत बुरी आवाज़ हो गया, जैसे कोई बड़े गाड़ी का टायर फटता है, ऐसे आवाज़ हो गया। बोल रहे मैं निकल गया। मैं जब निकल गया, पहले मैंने देखा हमारे हवेली पे एक जूता पहले देख लिया। फिर उसके बाद मैं जब छत पे गया, छत पे देखा कि जहाँ पे पानी का टंकी है और इस तरफ एक ड्रम भी था, तो दो बॉडी उधर गिर गया है। तो बॉडी को मैंने देखा, बहुत शौकी हो गया मैं कि ये कैसे, क्या हो गया, कहाँ से आया, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत तरीके के सवाल आ गया। किसने इसको गिरा दिया, ये मर गया, किसी ने यहाँ पे इसको मार दिया। और उसके बाद ये बोल रहा है कि मेरे बेटे और मेरे वाइफ आ गया, इसका चौथा बच्चा भी 8 साल का। इसने बोला अच्छा हो गया कि वो घर पे नहीं था, हमारे रिलेटिव घर पे था, वो नहीं था। तो ये लोग जब आ गया, बोल रहे मेरे वाइफ भी बेहोश हो गया और मैं भी शौकी हो गया था, बहुत शौक हुआ था। तो उसके बाद मैं वापस नीचे गया, अपने वाइफ को और बेटी को अंदर ले गया। तो जब पड़ोसी वाले आया तो उन लोगों ने तो जब बोला कि ये लोग प्लेन से गिर गए हैं। वली सलेक का पूरा परिवार परेशान था, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। मन में बहुत सवाल था, ये कैसे हो गया, कहाँ से आया। तो उसके बाद कुछ बेडशीट और शाल लेके उधर लेके गया, क्योंकि उनका सर भी फट गया था और उनका पेट भी फट गया था। तो उसके ऊपर डाल दिया। पड़ोसी वाले के हेल्प में उनको ले गया मॉस्क पे, मस्जिद पे ले गया। पर बाद में बोल रहे वहाँ से उनका फैमिली आ गया और उनको ले गया। सलेक ने उनके शवों को परिवार को सौंप दिया। घर वालों ने उन्हें सुपुर्दे खाक किया। ये दर्द की इंतहा नहीं तो क्या है। एक तरफ जिंदगी है तो दूसरी तरफ मौत, बीच में खड़ी है एक दीवार। तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट की हैं, जहां एक अफगान लड़की एयरपोर्ट के अंदर आना चाहती है। तालिबान का डर ऐसा है कि किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान छोड़ना चाहती है। आज इस लड़की की गुहार बहुत गौर से सुनिए, आपको पूरे अफगानिस्तान के दर्द का एहसास होगा। अमेरिकी सैनिक से इस अफगान लड़की की दर्द भरी अपील बहुत कुछ कहती है। एक माँ का दर्द काबुल से आई इन तस्वीरों में कैद है। आप देख सकते हैं, एक माँ अपने बच्चे को दीवार के दूसरी तरफ अमेरिकी सैनिकों को सौंप देना चाहती है। माँ को लगता है कि अगर वो नहीं जा सकी तो ठीक, उसका बच्चा तो जिंदा बच जाए। ऐसी ही कहानी दूसरी तस्वीरों में भी है, जहां महिलाएं किसी भी तरह काबुल एयरपोर्ट के अंदर पहुंचना चाहती हैं। सोचिए, काबुल में खौफ और डर के बीच सिर्फ एक दीवार है। दीवार के उस पार जिंदगी है और दूसरी तरफ मौत का खौफ। ये कहानी है अफगानिस्तान की महिला गवर्नर सलीमा मजारी की। वही सलीमा जो तालिबान को खुली चुनौती देती थी।
वही सलीमा जिन्होंने अपनी खुद की सेना बनाई थी, लेकिन आज उनका परिवार दर्द में डूबा है। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाते ही तालिबान ने अफगान की लेडी गवर्नर को कैद कर लिया। हजारा समुदाय के ग्रुप ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि तालिबान ने बल्ख प्रांत की महिला गवर्नर सलमा मजारी को हिरासत में ले लिया है। इस वक्त सलीमा किस हाल में है किसी को नहीं पता, यानी जिंदा भी हैं या नहीं ये भी कोई नहीं जानता। बहुत कम लोगों को यह पता है कि तालिबान की कमाई हजारों करोड़ रुपए की है, बिल्कुल किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह। तालिबान कॉरपोरेट की तरह ऑपरेट करता है। तालिबान के अपने फाइनेंसर्स हैं, तालिबान में खजांची हैं, लेकिन तालिबान की कमाई आती कहां से है, कैसे पैसे कमाता है तालिबान, और तालिबान कैसे 2016 में फोर्ब्स की लिस्ट में भी शामिल हो गया था। आखिर तालिबान की कमाई की पूरी कुंडली क्या है, आइए हम दिखाते हैं आपको। बहुत कम लोगों को पता है कि अमेरिका की टेरर लिस्ट में तालिबान का नाम शामिल नहीं है। एक वाक्य में समझे तो इसका मतलब यह है कि अमेरिकी सरकार की नजर में तालिबान आतंकी संगठन नहीं है। दुनिया के सिर्फ 6 मुल्कों ने तालिबान को आतंकी संगठन माना है, जिनके नाम हैं कनाडा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, यूनाइटेड अरब अमीरात। वहीं संयुक्त राष्ट्र की तरफ से तालिबान के खिलाफ कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। भारत ने भी तालिबान को आतंकी संगठन नहीं माना है। तालिबान ने 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में शासन किया। इस संगठन में बड़े बड़े नेता हैं और उनके निर्देशों का पालन करने वाले 85,000 प्रशिक्षित लड़ाके हैं। किसी मुल्क की आर्मी की तरह आज तालिबान के पास अपनी आर्मी है, जिसके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाने वाले विशेषज्ञ हैं, तो संगठन को ऑपरेट करने के लिए बाकायदा बजट भी है, फाइनेंस मैनेजमेंट की टीम है, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, पैसों के लेन देन का हिसाब रखने वाले खजांची हैं। किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तर्ज पर तालिबान आज ऑपरेट करता है। आप सोचेंगे कि आखिर तालिबान की कमाई कहां से होती है, 85,000 लड़ाकों का खर्चा कहां से निकलता है, तो आप ये समझिए कि तालिबान के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान की सालाना इनकम करीब $1 बिलियन है। एक अनुमान के मुताबिक तालिबान ने साल 2019-20 में $1.6 बिलियन कमाए। तालिबान की कमाई का मुख्य जरिया अफीम है। करीब सालाना 2,800 करोड़ की आय अफीम से होती है। दरअसल अफगानिस्तान में दुनिया की 80% अफीम का उत्पादन होता है और यही खेती पूरी तरह तालिबान के कब्जे में है। अफीम बेचकर तालिबान के पास बेशुमार कमाई होती है। आपने फोर्ब्स मैगजीन का नाम सुना होगा। इस मैगजीन में दुनिया के टॉप रईसों और कंपनियों की लिस्ट प्रकाशित की जाती है। तालिबान ने साल 2016 में फोर्ब्स की लिस्ट में भी जगह बनाई थी। फोर्ब्स ने अनुमान लगाया था कि तालिबान का सालाना कारोबार 2,968 करोड़ रुपए है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि तालिबान को पाकिस्तान, रूस, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों से $100 मिलियन से $500 मिलियन के बीच फंडिंग मिलती है। तालिबान का नेतृत्व क्वेटा शूरा नाम की काउंसिल करती है। ये काउंसिल क्वेटा से काम करती है। साल 2013 में तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की मौत हुई और उसके वारिस मुल्ला अख्तर मंसूर को साल 2016 की ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया गया। तब से मौलवी हफ्तुल्ला अखुंदजादा तालिबान का कमांडर है। उमर का बेटा मुल्ला मोहम्मद याकूब भी हफ्तुल्ला के साथ है। इसके अलावा तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी नेटवर्क का मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी भी तालिबान का हिस्सा है। तालिबान के खजाने की देखरेख यही टॉप लीडर्स करते हैं। तालिबान ने सोचा था कि 20 साल बाद अफगानिस्तान में वापसी के साथ बड़ा खजाना भी हाथ लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले अमेरिका ने और फिर IMF ने अफगानिस्तान की तिजोरी का गेट लॉक कर दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक की करीब $9.5 अरब यानी 706 अरब रुपए से ज्यादा की संपत्ति फ्रीज कर दी। इतना ही नहीं, देश के पैसे तालिबान के हाथ ना चले जाएं, इसके लिए अमेरिका ने फिलहाल अफगानिस्तान को कैश की सप्लाई भी रोक दी है। वहीं IMF ने भी तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान का पैसा रिलीज करने पर रोक लगाई है। यानी तालिबान को आने वाले दिनों में पैसे की तंगी से गुजरना होगा।
और आइए अब हम आपको अफगानिस्तान की बेटियों की आप बीती सुनवाते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी का मतलब क्या है, तालिबान को लेकर अफगानी जनता इस समय सोच क्या रही है। तालिबान का खौफ सिर्फ अफगानिस्तान में ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में है। हिंदुस्तान में रह रहे अफगानी मूल के लोगों की आंखों में आंसू हैं। दर्द की आप बीती ऐसी है कि कलेजा कांप उठे। किसी को नहीं पता कि अब परिवार वालों का क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। जैसा कि एक माँ को दूध नहीं उनको बच्चे को देने के लिए जब भी मार गई, जुल्म नहीं क्या है फिर? जो करेंगे हम जुल्म नहीं करेंगे, जुल्म नहीं फिर क्या है? दिल्ली में अलग अलग दूतावासों के बाहर अफगानी मूल के लोगों की लंबी कतारें लगी हैं, जो किसी भी दूसरे देश में बसना चाहते हैं लेकिन वापस अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते। अपने मुल्क, अपनी मिट्टी को छोड़ने को तैयार हैं। लोगों में खौफ इस बात का है कि अब अफगानिस्तान में लोकतंत्र नहीं होगा बल्कि देश शरीयत कानून के मुताबिक चलेगा। अफगानिस्तान में तालिबान राज लौटते ही आधी आबादी की जिंदगी अधर में लटक गई है। तालिबान के राज में महिलाओं के हुकूक छिन जाते हैं, पाबंदियां लागू हो जाती हैं। आज आधी आबादी के जहन में वही पुरानी यादें ताजा हो गई हैं और जबान पर खौफनाक आप बीती है। ये सोच कर उनके बारे में सोचते हैं कि अगर अभी हम वहाँ होते तो हमारा क्या हालात होता। जो ड्रीम्स, जो ओप उन्होंने लेकर ये 20 साल हम लोगों ने साथ में वो 20 साल बिताए, हम लोगों के पास बहुत ख्वाब थे, बहुत आरज़ू थे और वो सब कुछ ख़त्म हो गया अभी। और वी रियली डोंट नो आगे जाके उनके साथ क्या होगा अफगानिस्तान में। ये सबा सहर हैं, अफगानिस्तान की चुनिंदा महिला फिल्म निर्देशकों में से एक हैं, लेकिन इनकी पहचान इतनी भर नहीं है। सबा एक एक्टर और पुलिसकर्मी भी रही हैं। कुछ दिनों पहले तालिबान ने जानलेवा हमला किया जिसमें वो बाल बाल बची। सबा सहर का कसूर सिर्फ इतना है कि वो खुले मिजाज की है। यही बात तालिबान को नागवार गुजरती है। आज अफगानिस्तान महिलाओं के लिए नर्क बन चुका है, लेकिन तालिबान की एंट्री से पहले ऐसा नहीं था। ये तस्वीरें किसी यूरोपीय देश की सड़कों पर घूमती महिलाओं की नहीं बल्कि अफगानिस्तान की हैं। आज यकीन करना मुश्किल है लेकिन ये 1972 का अफगानिस्तान है जब लड़कियां इतनी आसानी से काबुल की सड़कों पर घूम सकती थीं। 50 साल पहले काबुल किसी भी दूसरे मॉडर्न शहर की ही तरह था, लेकिन फिर 1990 के दशक में युद्ध और कट्टरपंथी तालिबानी शासन ने देश का चेहरा बदल दिया। न सिर्फ महिलाओं की शिक्षा बल्कि उनके घर से निकलने के अधिकार पर भी पाबंदी लगा दी गई। पुरानी तस्वीरों में अफगानिस्तान के फैशन की झलक नजर आती है। मौजूदा वक्त में घरों और पर्दों में रहने वाली महिलाएं 70 के दशक तक फैशनेबल बालों में नजर आती थीं। स्टूडेंट्स अपने गले में स्टाइलिश स्कार्फ पहनती थीं। 60 और 70 के दशक के दौरान काबुल में पले बड़े मोहम्मद कयूमी ने उस दौर की कुछ तस्वीरें खींची हैं। वो उस वक्त को याद करते हुए कहते हैं कि 50 साल पहले अफगान महिलाएं मेडिकल में अपना करियर बनाती थीं। लड़के लड़कियां मूवी थिएटर और यूनिवर्सिटी कैंपस में आजादी से मिलते थे। कानून व्यवस्था थी और सरकार बड़े प्रोजेक्ट्स को शुरू करने में सक्षम थी। लोग शिक्षा के प्रति आकर्षित थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उनके रास्ते खोल सकती है। 3 दशकों के युद्ध ने यहाँ सब कुछ खत्म कर दिया है। करीब 3 दशक पहले तालिबान संगठन अस्तित्व में आया, लेकिन जिस दिन से आया उसी दिन से तालिबान के साथ डर की कहानियां जुड़ती चली गईं। तो आज हम आपको ऐसे ही नरसंहार की दास्तां सुनाएंगे जिसके पीछे तालिबान है। तालिबान ने अफगानिस्तान के सरकारी मीडिया को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया है। महिला एंकर्स को हटा दिया गया है, यानी उन्हें अब काम करने की इजाजत नहीं होगी। वहीं सरकारी चैनल पर इस्लामी संदेश सुनाए जा रहे हैं। निजी चैनलों ने भी पॉप म्यूजिक और वेस्टर्न कल्चर वाले शो बंद कर दिए हैं। तालिबान के टॉप लीडर्स ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट कर दी है। अगर कोई ये सोच रहा है कि तालिबान बदल गया है, अफगानिस्तान में लोकतंत्र की बहाली जल्द होगी, तो तालिबान की तरफ से टॉप नेता ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अफगानिस्तान इस्लामी कानून से चलेगा। आधी आबादी के लिए तालिबान का राज किसी नर्क से कम नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के साथ ही बुर्के की सेल बढ़ गई है।
महिलाओं ने खुद को घरों में कैद कर लिया है। वजह है तालिबान का फरमान। लेकिन खतरा इतना भर नहीं है क्योंकि तालिबान घर घर जाकर महिलाओं की लिस्ट तैयार कर रहा है। ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई है कि अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों से महिलाओं और लड़कियों को अगवा किया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान का ऑपरेशन बदलापुर शुरू हो गया है। तालिबान ने अफगान सेना में काम कर चुके अफसरों और अमेरिका के लिए जासूसी करने वालों की हिट लिस्ट तैयार की है। ये लिस्ट उस खुफिया डेटा से बनाई गई है जो अमेरिकी डिवाइस में मौजूद थी। अमेरिकी सेना की वही बायोमेट्रिक डिवाइस जिसमें अफगान फौजियों और उनसे जुड़े लोगों की पूरी डिटेल्स मौजूद हैं। दुनिया भर में आज सिर्फ एक नाम की ही चर्चा हो रही है, वो नाम है तालिबान। बहुत कम लोगों को पता है कि पश्तो ज़बान में छात्रों को तालिबान कहा जाता है, यानी तालिबान का अर्थ है स्टूडेंट। करीब 3 दशक पहले उत्तर पाकिस्तान में एक मदरसे में तालिबान का जन्म हुआ। ये वही दौर था जब अफगानिस्तान से सोवियत संघ अपने सैनिकों को वापस बुला रहा था। उसी दौर में तालिबान एक संगठन के तौर पर उभरा। तालिबान ने सजा देने के इस्लामिक तौर तरीकों को लागू किया, जिसमें हत्या और बेवफाई के आरोपियों को पब्लिक स्पेस पर फांसी देना और चोरी के मामलों में दोषियों को अंग भंग करने जैसी सजाएं शामिल थी। मर्दों के लिए दाढ़ी और महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले बुरखे का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया। तालिबान ने टेलीविजन, संगीत और सिनेमा पर पाबंदी लगा दी और 10 साल और उससे ज्यादा उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर भी रोक लगा दी। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद दुनिया भर का फोकस तालिबान पर गया। हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को शरण देने का आरोप तालिबान पर लगा। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और दिसंबर के पहले हफ्ते में तालिबान का शासन खत्म हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने कई बार अफगानिस्तान में नरसंहार किया। सितंबर 1997 में करीब हजारा समुदाय के 70 लोगों का कत्लेआम किया, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वहीं दिसंबर 1997 में 600 लोगों की हत्या की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त 1998 में तालिबान लड़ाकों ने करीब 7000 लोगों का नरसंहार किया। तालिबान आतंक और ज्यादतियों को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने 55 पेज की एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों पर नियंत्रण करने के लिए तालिबान ने अपने ही लोगों का कत्लेआम किया। रिपोर्ट के अनुसार 1996 से 2001 के बीच वहां 15 बड़े नरसंहार हुए। ये कत्लेआम रक्षा मंत्रालय या फिर खुद मुल्ला उमर के जरिए करवाए जाते थे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूएनएससी में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान आया। दुनिया को आतंक के खिलाफ खड़ा होना होगा। अफगानिस्तान में तालिबान आने से दुनिया चिंतित है और अब दुनिया को आतंक के खिलाफ खड़ा होना, आतंकवाद का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, ये भी जयशंकर ने कहा। पाकिस्तान का नाम लिए बिना विदेश मंत्री ने निशाना पाकिस्तान पर साधा है। आतंकवादियों के मददगार देशों को हमें रोकना होगा, पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा, आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना होगा। I thank Mr. Moradian for his briefing. I shall now make a statement in my capacity as the Minister of External Affairs of India. And let me begin by thanking Mr. Vladimir Voronkov, USG UNOCT, and Ms. Michelle Koninsk, Executive Director CTED, for their briefings on the 13th report of the 9/11 tragedy in New York. We in India have, of course, had more than our fair share of both challenges and casualties. The 2008 Mumbai terror attack is imprinted in our memories. The 2016 Pathankot airbase attack. विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बड़ा बयान है। दुनिया का आह्वान किया है कि हमें अब आतंक के खिलाफ खड़े होना होगा। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का नाम लिए बिना विदेश मंत्री ने निशाना साधा कि कुछ लोग आतंकियों के मददगार हैं। स्वागत एक बार फिर से स्पेशल रिपोर्ट में आपका। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। तालिबान शासन की 50 कहानियां हम आपको दिखा रहे हैं। आप दिखाते हैं 20 और कहानी।
काबुल में बाजार और दुकानें खुलवाकर तालिबान ये दिखाने का ढोंग कर रहा है कि जैसे सब कुछ वहां पर सामान्य हो चुका है, जबकि सच तो यह है कि लोग डर के साए में निकल रहे हैं क्योंकि सवाल पेट का है। तालिबान के डर की 5 और ये कहानियां। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे की तस्वीरें पूरा विश्व देख रहा है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। तालिबान के लड़ाकों की सूरतें और हुलिया देखकर खौफ पैदा हो रहा है। उनका लिबास हो या उनके हाथों में घातक हथियार, चेहरों पर छलकती बेरहमी हो, कट्टर तालिबानी दहशत के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। पंद्रह अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा किया और अब धीरे धीरे काबुल खुल रहा है, लेकिन दहशत की संगीनों के साए में। और यहीं से निकली है तालिबान के दहशत की ये कहानियां। चमचमाती दुकानें, बाजार में घूमते लोग, सड़कों पर आवाजाही, सड़क पार करता सिख, आइसक्रीम पार्लर में बैठे तालिबानी। ये सभी तस्वीरें अफगानिस्तान से आई हैं, जहां की सत्ता पर कुछ दिन पहले ही तालिबान ने कब्जा किया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हालात सामान्य हो रहे हैं। अब तालिबान दुनिया को यही दिखाने की कोशिश कर रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप थोड़ा हैरान रह जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए ये उसी काबुल की तस्वीरें हैं जहां 15 अगस्त की शाम से तालिबान का कब्जा है। 3 दिन तक घरों में रहने के बाद लोग अब बाहर निकले हैं और दुकानें खुल गई हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल पेट का है। ज्यादा दिन खौफ के साए में रहने के बाद घर नहीं बैठा जा सकता। पेट पालना है तो घर से बाहर आना ही होगा। यही मजबूरी काबुल के बाजार की इस तस्वीर से सामने आ रही है। राशन की दुकानें, जरूरी सामानों की दुकानें खुल गई हैं। 3 दिन के डर के बाद मजबूरी में लोग खरीदारी करने निकल रहे हैं। डर और खौफ के साए में खरीदारी करने महिलाएं भी पहुंची हैं। काबुल शहर की मशहूर बर्ड स्ट्रीट का नजारा देखिए। यहाँ की सभी दुकानें खुली हुई हैं। ये चिड़िया का मशहूर बाजार है। आप देख सकते हैं पिंजरों में बंद चिड़िया टंगी हुई हैं। बाजार में इक्का दुक्का लोग ही घूम रहे हैं। हालांकि इस मशहूर बर्ड स्ट्रीट में कुछ दुकानें अभी भी बंद पड़ी हैं। चिड़िया बाजार में कम ही सही, लेकिन ग्राहकों का आना शुरू हो गया है। तालिबान का खौफ बरकरार है। जो लोग दुकान खोलने पहुंचे हैं उनके लिए भी रोजी रोटी का सवाल है। पैसा होगा तभी घर का खर्च चलेगा। और ये है काबुल की पीडी इलाके की तस्वीरें। ये सिख गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे के बाहर आप देख सकते हैं बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं और इक्का दुक्का बच्चे साइकिल पर घूम रहे हैं। तालिबान ने पूरे इलाके में अपनी दहशत कायम कर दी है, लेकिन इन मासूमों को इस बात का एहसास नहीं है कि अफगानिस्तान में तालिबान लौट आया है। गुरुद्वारे के पास सिख दुकानदार की दुकान भी खुल गई है। यह दुकान मंजीत सिंह की है। अफगानिस्तान में सिखों की बड़ी तादाद है। मंजीत सिंह कह रहे हैं दुकानें तो खुल गई हैं, लेकिन लोगों के दिलों में तालिबानी राज की दहशत बैठी हुई है। हम आपको बता दें कि तालिबान के खौफ के चलते बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने गुरुद्वारों में शरण ली हुई है और उन्हें वापस लाने की कोशिशें भी हो रही हैं। और दहशत की असली तस्वीर यहाँ से निकल कर आती है। ये काबुल का आइसक्रीम पार्लर है। अफगानिस्तान को कब्जे में लेने के बाद तालिबानी आतंकियों की मौज मस्ती की तस्वीरों की ये एकदम नई तस्वीर है। आप देख सकते हैं टेबल पर हथियार रखकर तालिबानी आतंकी आइसक्रीम पार्टी कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि काबुल में तालिबान के अलावा कोई खुलकर नहीं जी सकता।
बाकी लोगों को थोड़ी बहुत छूट तो दी जा रही है, लेकिन तालिबान की दहशत उनके दिलों में बैठी हुई है और ये दहशत टेबल पर हथियार रखकर आइसक्रीम के चटखारे ले रहे तालिबानी आतंकियों ने बिठाई है। नवेद सुल्तानी, काबुल, आज तक। तालिबान इस समय अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने की तैयारियों में लगा हुआ है। ये सरकार कैसी होगी, इसकी रूपरेखा सामने आ रही है। सरकार का सर्वेसर्वा तालिबान का मुखिया अखुंज़ादा होगा, उसकी देखरेख में काउंसिल बनेगी और काउंसिल का मुखिया रईसुल वज़ारा होगा। तो तालिबान सरकार बनने की ये 5 कहानियां अब देखिए। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद अब दुनिया भर की निगाहें सिर्फ और सिर्फ तालिबान सरकार के गठन पर टिकी हुई हैं। तालिबान कैसे अफगानिस्तान में सरकार बनाएगा, उसका क्या स्वरूप होगा, तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान का सुल्तान कौन बनेगा, तालिबानी कमांडरों में से किस किस को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी। तालिबान खुद दुनिया को यह बताने की कोशिशें कर रहा है कि अब की बार तालिबान राज बिल्कुल अलग होगा और यहीं से निकली है तालिबानी राज में सरकार बनने की ये कहानियां। कहानी नंबर 36। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर पूरे 20 बरस बाद काबुल लौटा है और अफगानिस्तान में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के नाम की चर्चाएं जोर शोर से हो रही हैं। तालिबान का संस्थापक सदस्य और उपनेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति होने की पूरी संभावनाएं हैं। तालिबान युद्धग्रस्त देश को पूरी तरह नियंत्रित करने की बात कह रहा है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जिनका नाम उन 4 लोगों में शामिल है जिन्होंने 90 के दशक में तालिबान आंदोलन की शुरुआत की थी। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर बरादर तालिबान के शासन में बड़ा ओहदा संभालता है तो पाकिस्तान समर्थक आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप अफगानिस्तान में शिफ्ट हो सकते हैं। जानकारों के मुताबिक मुल्ला बरादर का तालिबान में बड़ा रोल है, पाकिस्तान भी उसे तवज्जो देता है। कहानी नंबर 37। तालिबान की सरकार में मुल्ला बरादर के अलावा 4 और तालिबानी कमांडरों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इनमें सबसे बड़ा नाम है हिब्तुल्लाह अखुंदजादा का। हम आपको बता दें कि तालिबान के गढ़ रहे कंधार से उसके गहरे संबंध है और इन्हीं संबंधों ने उन्हें तालिबान के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाने में मदद की है। करीब 60 साल के मुल्ला हिब्तुल्लाह ने अपना ज्यादातर जीवन अफगानिस्तान में ही बिताया है। उसके क्वेटा में तालिबान की शूरा से भी नजदीकी संबंध रहे हैं। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मोहम्मद याकूब को भी तालिबान सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है। 30 साल का मोहम्मद याकूब तालिबान के सैन्य अभियानों का प्रमुख है। तालिबानी कमांडर सिराजुद्दीन हक्कानी भी तालिबान सरकार में बड़ा ओहदा हासिल कर सकता है। सिराजुद्दीन को उसके पिता जलालुद्दीन हक्कानी की मौत के बाद हक्कानी नेटवर्क का नेता बनाया गया। इस समय हक्कानी नेटवर्क इलाके का सबसे ताकतवर और खतरनाक चरमपंथी समूह माना जाता है। अब्दुल हकीम भी तालिबानी सरकार में अपनी दावेदारी रखता है। वो तालिबान के वार्ता दल का प्रमुख है। 60 साल का अब्दुल हकीम तालिबान की न्यायपालिका चलाता है। कहानी नंबर 38। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनाने के लिए तमाम तालिबानी नेता अलग अलग जगहों से एकजुट होने लगे हैं। तालिबानी लीडर मुल्ला बरादर की अगुवाई में करीब 20 साल बाद कई तालिबानी नेता अफगानिस्तान पहुंचे हैं। आज तक को इन नेताओं की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिली हैं जिसमें ये सारे नेता एक साथ इकट्ठा हुए नजर आ रहे हैं और सरकार किस तरह की होगी, कैसे चलेगी, इस पर मंथन कर रहे हैं। कहानी नंबर 39। तालिबान सरकार के गठन के लिए इकट्ठा हो रहे इन तालिबानी नेताओं से आज तक ने कंधार में एक्सक्लूसिव बातचीत की। सबसे पहले आपको सुनाते हैं। तालिबानी नेता अब्दुल सलाम हनफी ने आज तक से कहा कि वो अफगानिस्तान के सभी लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लोगों को सुरक्षा दी जाएगी और सभी सुविधाएं भी दी जाएंगी। आज جای خیلی خوشحالی است که ما بعد از بسیار وقت بر وطن عزیز خود برگشتیم. امروز برادر آخوند اینجا آمدیم بخیر در وطن عزیز خود فرمودن. واقعا بسیار جای نهایت خوشحالی بود که امروز ما همشهریان خود را الحمدلله اینجا میبینیم و مجاهدین میبینیم. بسیار مردم ها با اطمینان الحمدلله در اینجا زندگی خود پیش میبرند. तालिबान के संस्थापकों में से एक मुल्ला खैरुल्लाह खैर ख्वां ने भी आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने आज तक से कहा कि अफगानिस्तान में हर किसी के लिए माफी का ऐलान किया गया है, कोई उनका दुश्मन नहीं है।
نه راوسته نور په دې وطن کې موږ افغان د دشمن په سترګه په خپل سترګه کې افغان دشمن نه وینو او موږ غواړو دغه یو حالت د اعلان افغانستان کې نور موږ هیڅ افغان هم په دغه تصور نه په ذهن نه په سترګو ویني چې هغه د دشمنی احساس وي. कहानी नंबर 40। अब अफगानिस्तान में वो नेता भी इकट्ठा हो रहे हैं जिन्हें 2001 में अमेरिकी और नाटो फोर्स ने भगा दिया था। करीब 20 साल बाद अमेरिका को मात देकर तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज हुआ है। तालिबानी नेताओं का दावा है कि वो जल्द ही नई सरकार का फ्रेमवर्क तैयार कर लेंगे। माना जा रहा है कि मुल्ला बरादर काबुल में ही रहेगा और यहीं से तालिबान को लीड करेगा। तालिबान की ओर से जल्द ही दोहा में नई सरकार के गठन की चर्चा की जाएगी। तालिबान ने विश्वास दिलाया है कि इस बार समाज के हर तबके को सरकार में जगह दी जाएगी, इसमें महिलाएं भी शामिल होंगी। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान से लेकर दुनिया भर में आजकल अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की चर्चा है। तालिबान के कब्जे के बाद जिस तरह से गनी भागे, अमेरिका ने भी गनी को डरपोक और धोखेबाज बताया। अब गनी दुनिया के सामने भगोड़े का कलंक धोने आए, लेकिन अफगानिस्तान में ही उन पर चोरी का आरोप भी लगा। अशरफ गनी के भागने की 5 कहानियां काफी दिलचस्प हैं। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से देश छोड़कर भागे पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी भी अब सामने आ गए हैं। अशरफ गनी अपने परिवार के साथ अबू धाबी में हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की और कहा है कि मानवता के आधार पर अशरफ गनी और उनके परिवार को शरण दी गई है। हालांकि अभी इस पर पर्दा डालकर रखा है कि अशरफ गनी UAE में कहां हैं, किस जगह पर हैं। अफगानिस्तान छोड़ने के चौथे दिन बुधवार की रात करीब 11:15 बजे वो पहली बार दुनिया के सामने आए। अशरफ गनी ने कहा कि अगर वो मुल्क छोड़कर नहीं जाते तो खून खराबा हो जाता, उन्हें भी तालिबान फांसी पर लटका देता। دیدم پیام داده در هغه چې د فاجعه د عمق پکله مستند معلومات نیوی اوریدلی قضاوت مو پریکده. هر کسی که برایتان گفت رئیس جمهورتان شما را فروخت و برای منفعت مالی و حفظ جان خویش فرار کرد باور نکنید. من به گونه‌ای از افغانستان خارج ساخته شدم که حتی فرصت نیافتم تا چپلی‌هایم را از پاهایم بیرون کرده و بوت‌هایم را بپوشم. हम आपको बता दें कि अशरफ गनी देश छोड़कर भागे तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि तालिबान के सामने अफगानी नेता और सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। ऐसे में अशरफ गनी सामने आए तो उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान का भी जवाब दिया। अशरफ गनी के देश छोड़कर भागने पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन्हें धोखेबाज बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें कभी भी अशरफ गनी पर भरोसा नहीं रहा। ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत मोहम्मद जहीर अखबार ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी पर देश में चोरी करने का आरोप लगा दिया है। अशरफ गनी पर $16.9 करोड़ चोरी करने का आरोप लगा है। मोहम्मद जहीर ने अशरफ गनी को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस से गिरफ्तार करवाने की मांग की है। आज तक ब्यूरो। तालिबान के डरने की 5 कहानियां हम आपको दिखाएंगे बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। आपने अभी तक तालिबान के शासन की 45 कहानियां देखी, लेकिन अगली 5 कहानियों में हम आपको दिखाएंगे कहां तालिबान आज भी अफगानिस्तान के एक इलाके में जाने से डरता है। कहानी नंबर 46। अफगानिस्तान में तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने घोषणा की है कि अफगानिस्तान में चल रही जंग खत्म हो गई है, लेकिन दूसरी ओर अज्ञात जगह से जारी किए गए एक संदेश में अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर चले जाने के बाद अब वो अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं और जंग अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी नंबर 47। जहां एक तरफ अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है, वहीं अमरुल्लाह सालेह उन कुछ अफगान नेताओं में से एक हैं जो तालिबान नियंत्रण के खिलाफ एक विरोध आंदोलन शुरू करने के लिए तैयार हैं और सशस्त्र तालिबान लड़ाकों के देश पर कब्जे को अवैध बता रहे हैं। कहानी नंबर 48। फ्रांसीसी पत्रिका शेर पंशीर में लिखे गए एक लेख में अफगानिस्तान के मशहूर नेता अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने की घोषणा कर दी है। कहानी नंबर 49। पंशीर घाटी को जीतना तालिबान के लिए मुश्किल रहा है। इस बार भी पंशीर तालिबान के खिलाफ मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है। पंशीर घाटी का अर्थ है 5 शेरों की घाटी।
इसका नाम एक किंवदंती से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि 10वीं शताब्दी में 5 भाई बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने में कामयाब रहे थे। कहानी नंबर 50। अमरुल्ला सालेह का जन्म पंजशीर प्रांत में हुआ था और वो वहीं ट्रेन हुए हैं। चूंकि पंजशीर घाटी हमेशा से प्रतिरोध का केंद्र बना रहा, इसलिए इस क्षेत्र को कभी कोई जीत न सका। न सोवियत संघ, न अमेरिका और न तालिबान इस क्षेत्र पर कभी नियंत्रण कर सका। आज तक ब्यूरो। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।